Let's start with the first question. Which of the following can make a parallel beam of light when light from a point source is incident on it? एक बहुत ही छोटे से साइज का सोर्स है, पॉइंट सोर्स का ये मतलब है। तो देखो ये हर एक डायरेक्शन में क्या करेगा, लाइट को भेजेगा, एमिट करेगा इस तरह से, है ना। यहाँ से निकलने वाली लाइट हर एक डायरेक्शन में जाएगी, समथिंग लाइक दिस। अब किसी भी दो इनमें से रेस की बात कर लो, ऑब्वियसली एक दूसरे से डाइवर्ज कर रही हैं। जैसे जैसे इनको आगे की तरफ बढ़ाओगे, इनका डिस्टेंस एक दूसरे से आप देख रहे हो बढ़ता जा रहा है, एक दूसरे से डाइवर्ज कर रही हैं। तो अगर इनको पैरेलल बनाना है तो कोई ऐसी चीज हमें यूज करनी पड़ेगी, चाहे वो लेंस हो या मिरर हो, जो इन रेज को थोड़ा क्या कर सके, कन्वर्ज कर सके, राइट। तो किस चीज को हम यूज कर सकते हैं? देखो, एक तो हम यूज कर सकते हैं कन्वर्जिंग लेंस को, विच इज द कॉन्वेक्स लेंस। बिकॉज ये क्या करता है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते हैं, फोकस पे रखते हैं, मान लो जो लाइट का जो ये पॉइंट सोर्स है इसको हमने फोकस पॉइंट पे रख दिया, F1 पे रख दिया, तो यहाँ से निकलने वाली जितनी भी लाइट की रेज हैं जो इसके टुवर्ड्स जा रही होंगी, इस तरह से ये उनको क्या कर देगा, इस तरह से पैरेलल बना देगा। ऑब्वियसली इस तरह से जितनी भी लाइट रेज इसके टुवर्ड्स जाएंगी, सभी रेज को इसने बिल्कुल पैरेलल बना देना है। तो एक तो हम इसको यूज कर सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को यूज कर सकते हैं, जो कि है यहाँ पे, देखो ऑप्शन नंबर ए में, राइट। कॉन्वेक्स लेंस के अलावा हम किस चीज को यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज कॉन्केव मिरर ऑल्सो, ठीक है। इसको हम इरेज करते हैं। देखो कॉन्केव मिरर भी ऐसा काम कर सकता है। लेट्स से दिस इज कॉन्केव मिरर। इसके केस में भी कुछ ऐसा होता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट पे रख देते हैं, अब मान लो जो लाइट का पॉइंट सोर्स है इसको हमने इस पॉइंट पे रख दिया, एफ पे, तो यहाँ से जो निकलने वाली जितनी भी लाइट की रेज हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन बिल्कुल पैरेलल जाएंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कुछ इस तरह से। सिमिलरली यहाँ भी टकराएंगी एंड इट विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दैट मीन्स हम कॉन्केव मिरर को भी यूज कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द मिरर फॉर्मूला। A 10 millimeter long ball pin is placed vertically in front of a concave mirror. एक रफ सा डायग्राम बना लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेट्स से दिस इज concave mirror, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, एंड यहाँ कहीं इस तरह से एक हमने ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी हाइट गिवन है 10 मिलीमीटर, ठीक है। कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये कोई डिस्टेंस नहीं दे रखा उसका इस तरह से, ठीक है, ये सिर्फ हाइट दे रखी है 10 मिलीमीटर लॉन्ग ऑल पिन। सो एच इज गिवन, यहाँ पे लिख लेते हैं 10 मिलीमीटर। देन इन द नेक्स्ट लाइन हमें इमेज की हाइट भी गिवन है 5 मिलीमीटर, तो वी विल राइट एच डैश इज इक्वल्स टू 5 मिलीमीटर। बट व्हाट अबाउट साइन, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? देखो वो चीज़ तो डिपेंड करने वाली है किस तरह की इमेज बनने वाली है, ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी या वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगी। अगर रियल एंड इन्वर्टेड हुई तो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ बनेगी, वैसे केस में नेगेटिव आ जाएगा। अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट हुई तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ बनेगी, वैसे केस में पॉजिटिव आएगा। बट हमें क्वेश्चन में सीधा सीधा गिवन नहीं है कि जो ये इमेज बन रही है ये वर्चुअल है या फिर रियल है। तो कैसे पता लगेगा? यहाँ देखो इनडायरेक्टली आपको बता रखा है कि जो इमेज है ये कहाँ बन रही है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है। एंड जो भी इमेजेस इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनती हैं वो ऑलवेज रियल इमेजेस होती हैं। वर्चुअल इमेजेस जो होती हैं वो बिहाइंड द मिरर बनती हैं। बस इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। So, इस केस में ये रियल इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, दैट्स वाई इसको हम नेगेटिव कंसिडर करने वाले हैं, राइट। देन और क्या गिवन है आपको? इमेज इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो इमेज की पोजीशन आपको गिवन है, वी गिवन है, दैट इज -30 सेंटीमीटर। अगेन हमने माइनस क्यों कंसिडर किया? बिकॉज इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, तो मिरर से लेफ्ट साइड की तरफ ये इमेज कहीं ना कहीं पे फॉर्म हो रही होगी। अब इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है आपको? फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। लेट्स सी कैन वी यूज द मिरर फॉर्मूला। व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। कौन कौन से वेरिएबल्स हमें देखो गिवन है, हमें v की वैल्यू पता है डेफिनेटली, f हमें फाइंड करना है फोकल लेंथ, है ना। सो f हमें नहीं पता, बट द प्रॉब्लम इज दिस कि हमें u की वैल्यू भी नहीं पता। अब इक्वेशन एक ही है बट वेरिएबल्स अननोन दो दो हैं, राइट। दो दो वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं पता सीधा, तो दैट मीन्स अब हम इसको यूज कर नहीं पाएंगे। पहले हमें u पता लगाना पड़ेगा। अगर u की वैल्यू निकल गई फिर तो इस मिरर फॉर्मूला को यूज करना बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है, ठीक है। तो u को हम कैसे फाइंड करेंगे? यू मस्ट हैव स्टडीड दैट फॉर मिरर magnification can be written as h dash by h and
इट इज फर्दर इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। हम इस फॉर्मूला को यूज करके पहले यू की वैल्यू को निकालने वाले हैं। ठीक है, एच डैश बाई एच कितना हो जाने वाला है, -5 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। तो माइनस वी जो कि कितना है -30 डिवाइडेड बाई यू जो कि कितना है पता नहीं, इसी की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। अब देखो 5 एंड 10 ये दोनों चीजें बिकॉज मिलीमीटर्स में है, एंड इनकी जब हम रेशियो को लेने वाले हैं तो एक यूनिट लेस क्वांटिटी आएगी बिकॉज दोनों की जो यूनिट्स हैं वो बिल्कुल ही सेम है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे नहीं लिखने वाला, सिर्फ यहाँ पे हम यू, बिकॉज ये सेंटीमीटर्स में था तो इसको सेंटीमीटर में लिख लेते हैं। सिमिलरली हमारा आंसर जो यू आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। फर्दर दो नेगेटिव्स हैं, राइट, दिस इज नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव साइन, टू नेगेटिव्स मेक अ पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव कर देते हैं, ये हो जाएगा इतना। फर्दर 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, है ना, ये हो गया -1 डिवाइडेड बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास माइनस यू की वैल्यू आ जा रही है कितनी 60 सेंटीमीटर्स, और u इज इक्वल्स टू -60 सेंटीमीटर। दिस इज द ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। अब u हमें पता लग गया -60 सेंटीमीटर्स है, तो अब हम कंटिन्यू कर सकते हैं यूजिंग द मिरर फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज को। लेट्स सी, 1 बाई यू जो है -60 प्लस 1 बाई वी जो कि कितना है -30 इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ। ओके, अब ध्यान से नेगेटिव्स वगैरह बहुत सारे हैं, तो ऐसा कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं पहले ही माइनस साइन को। 1/60 प्लस 1/30 इज इक्वल्स टू 1/f। बस इसको सॉल्व करेंगे सो दैट 1/f हमारे पास आ जाए। देखो 1/f इज इक्वल्स टू, एलसीएम इज 60, ऊपर हो जाएगा 2 + 1। ठीक है, सो 1/f इज इक्वल्स टू -3/60, एंड इसको सॉल्व करके आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, देखो 3 1 ज़र 3, 3 20 ज़र 60। सो 1/f इज इक्वल्स टू -1/20, दोनों का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, इसका और इसका। सो f comes out to be equal to -20 सेंटीमीटर। दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर, एंड ऑब्वियसली नेगेटिव ही आनी चाहिए थी इसकी फोकल लेंथ, बिकॉज ये एक कॉन्वर्जिंग मिरर है। इस केस में इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव ही आती है। सिमिलरली अगर दूसरा जो डाइवर्जिंग मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर, वो आपको गिवन होता है, उसके केस में जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव आती। तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो कि जो आपका आंसर है वो राइट है या फिर कहीं ना कोई गड़बड़ है। लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस द कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। जल्दी से कॉनकेव मिरर बनाते हैं। राइट, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है फोकस। अब आपके पास इसके लिए रे डायग्राम्स में 6 अलग अलग केसेस रहते हैं। पहला तो वो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। सेकंड केस में कुछ आप ऐसा मान लेते होते हो कि जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बहुत दूर है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड देन यहाँ पे बनता है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये थर्ड केस होता है। फोर्थ केस में फिर आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ले आते हो बिटवीन सी एंड एफ, दिस इज द फोर्थ केस। फिफ्थ केस में ऑब्जेक्ट बिल्कुल फोकस के ऊपर प्लेस्ड रहता है, दिस इज द फिफ्थ वन। एंड सिक्स्थ केस होता है ये वाला, जब ऑब्जेक्ट एफ एंड पी के बीच में कहीं पे। दीज आर द 6 केसेस फॉर द कॉनकेव मिरर। एंड आपको ये पता होना चाहिए कि हर केस में जो इमेज है वो किस तरह की बनती है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो जो इमेज है उसका साइज बहुत ही छोटा होता है, इट इज पॉइंट साइज्ड। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट यहां होगा तो इमेज कैसी बनेगी, यहां भी छोटी बनती है। राइट, नोट कि जो ये पर्पल कलर में मैंने लिखा है दिस इज द ऑब्जेक्ट, एंड जो मैं ग्रीन कलर में लिख रहा हूं ये इमेज का जो साइज है वो लिख रहा हूं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ऑब्जेक्ट को जब हम यहां पे रखेंगे तो जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, इट विल बी स्मॉल, इट विल बी डिमिनिश्ड इमेज। व्हाट अबाउट
थर्ड केस, इसमें सेम साइज की इमेज फॉर्म होती है। एंड व्हाट अबाउट दीज केसेस 4, 5 एंड 6, ये तीनों ऐसे केसेस हैं जिसमें आपके पास बड़े साइज की इमेज फॉर्म होती है, एनलार्ज्ड। फिफ्थ केस में तो हाईली एनलार्ज होती है, जब बिल्कुल फोकस पे रखा है ऑब्जेक्ट, हाईली एनलार्ज। उसके अलावा फोर्थ एंड जो सिक्स्थ है उसमें एनलार्ज इमेज फॉर्म होती है। सो मोटा मोटा आप ऐसे याद रख सकते हो 4, 5, 6 आखिरी तीनों केसेस में बड़े साइज की इमेज बनने वाली है। अब ये देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इनमें लाई कर रहा है, 4, 5 या 6 में से। वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन 1 सेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका मतलब ऑब्जेक्ट सी के ऊपर प्लेस्ड है। ऐसे केस में सेम साइज की इमेज बनती है, बड़े साइज की इमेज नहीं बनती है। तो पहला ऑप्शन तो देखो बिल्कुल गलत हो जाने वाला है, इसको क्रॉस कर देते हैं। ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन बी सेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डिस्टेंस लेस देन द फोकल लेंथ। लेस देन द फोकल लेंथ का मतलब क्या है, एफ से भी पीछे, यहां पे एफ से पहले हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रखा है। दैट मीन्स केस नंबर 6 की बात हो रही है। डेफिनेटली यहां पे बड़े साइज की इमेज बनती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं। ऑप्शन सी सेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। एफ एंड सी के बीच में, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 की यहाँ पे, केस नंबर 4 की यहाँ पे बात कर रहे हैं। केस नंबर 4 में भी ऑब्वियसली लार्ज इमेज बन रही है। ठीक है, तो ये भी डेफिनेटली सही हो जाने वाला है। मल्टीपल आंसर्स देखो यहाँ पे ट्रू बन रहे हैं। एंड ऑप्शन डी यहाँ पे गलत है। यहाँ लिखा है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डिस्टेंस ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इससे बड़ा दैट मीन्स इससे ज्यादा डिस्टेंस। सो केस नंबर 2 या केस नंबर 1 की बात हो रही है। दैट मीन्स यहाँ तो बड़े साइज की देखो इमेज नहीं बनती है, छोटे साइजेस की इमेजेस फॉर्म होती हैं। सो ये वाला केस भी गलत हो जाने वाला है। इन दिस क्वेश्चन ये दोनों ही ऑप्शंस, बी ऑप्शन एज वेल एज द सी ऑप्शन, आर करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज बेस्ड ऑन द स्नेल्स लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है जो ये टॉपिक है, स्नेल्स लॉ। अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके बेसिस पे एग्जाम में। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि अगर एक लाइट की बीम है, लाइट की रे है, लेट से वो मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, तो जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो ऑलवेज इक्वल होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1। यहां पे गौर करना है, सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1, इसको हमेशा इस तरह से रखना है। अपना दिमाग नहीं चलाना कि ठीक है लाइट पहले मीडियम से दूसरे में जा रही है तो मैं ऐसा लिख देता हूं पहले से दूसरे में जा रही है, 1 लिख दिया पहले, 2 लिख दिया बाद में। नहीं, स्नेल्स लॉ में ऐसे है, सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 1। तो जो स्नेल बाबा ने बोला है उसको बस याद रखना है आपको। ओके, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। दिस इज द स्नेल्स लॉ। अब मीडियम ए से बी में जा रही है हमारे केस में, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ म्यू बी विद रिस्पेक्ट टू ए। एंड यही चीज तो देखो आपको फाइंड करनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी रिलेटिव टू मीडियम ए। ठीक है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी रिलेटिव टू ए विल बी इक्वल टू साइन ऑफ आई। अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस है कौन सा, पहले देखो इंसिडेंट जो रे है वो ये वाली है, एंड इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा दैट विल बी इक्वल टू एंगल आई जो कि है 60 डिग्रीज का। ठीक है, सो साइन 60 डिवाइडेड बाय साइन आर। आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड रे कौन सी है, ये वाली रिफ्रैक्टेड रे। एंड रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको बोलते हैं एंगल आर, जो कि कितना है 45। सो साइन 60, साइन 60 कितना होता है अंडर रूट 3/2, एंड साइन 45 कितना होता है 1/√2। सॉल्विंग दिस वी गेट √3/2 मल्टीप्लाइड बाई √2, दैट मीन्स अंडर रूट 3। अच्छा देखो यहाँ पे जो ये 2 लिखा है, क्या मैं इसको फर्दर ब्रेक डाउन करके ऐसे लिख सकता हूँ, √2 मल्टीप्लाइड बाई √2, है ना। एंड जो ये √2 है इसको वैसे ही लिख देते हैं मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 2। इससे इस चीज को आप कट करोगे एंड यू विल गेट आंसर √3/√2। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट रे एंटर्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी एज शोन इन द फिगर। अब इसको जरा गौर से अगर आप देखोगे तो लाइट नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हुई है ना।
देखो यहाँ से वो जा रही थी, अगर वो बेंड ना होती, अगर वो लेट्स से लाइट की रिफ्रैक्शन ना होती, सिंपली इमेजिन कि लाइट इस तरह का पाथ लेके बिल्कुल सीधा जाती, पर ये थोड़ा सा इधर को बेंड हो गई, मतलब नॉर्मल के टुवर्ड्स ये बेंड हुई है। एंड इसमें हमें क्या पता होना चाहिए कि लाइट जब भी डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लेकिन लाइट जब उल्टा करेगी, जब वो किसी के रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम के टूवर्ड्स जाती है, ऑलवेज वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। ये चीज़ को आपको याद रखना है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। बिकॉज यहाँ पे टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई है, इसका मतलब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही होगी। तो हमें इतना तो पता है कि मीडियम ए जो है वो एक रेयरर मीडियम होगा, और जो मीडियम बी है इट मस्ट बी अ डेंसर मीडियम। इसका मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बी का वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए, राइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा होता है? जो ज़्यादा स्लो डाउन करेगा, जो ज़्यादा डेंस मटेरियल होगा। इट मीन्स बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। इसी चीज़ को थोड़ा सा रीअरेंज करके क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए, इट इज़ ग्रेटर देन 1। एंड फर्दर इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए दैट इज ग्रेटर देन 1। एंड यही चीज़ आपसे देखो पूछी गई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी रिलेटिव टू ए क्या होगा? इट विल बी ग्रेटर देन यूनिटी। यूनिटी का मतलब 1, एक से बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अच्छा, ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। देखो, एक बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स में 4 होल्स हैं, ए बी सी डी। आपने ए एंड बी से लाइट की कुछ बीम्स को इस तरह से इंसिडेंट करा और वो सी एंड डी से इमर्ज आउट कर रही हैं। क्वेश्चन ये है कि इस बॉक्स के अंदर आखिरकार ऐसा क्या हो सकता है जिसकी वजह से लाइट की जो बीम्स हैं वो यहाँ से इमर्ज आउट कर रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रूल आउट करते हैं वो ऑप्शंस जो बिल्कुल ही नहीं हो सकते। ये दोनों लेंस बिल्कुल नहीं हो सकते। वाई? बिकॉज लेट्स से अगर पहले मान लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस होता इसके अंदर, राइट, तो लाइट की जो बीम्स हैं ऑब्वियसली आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके कुछ इस तरह से कन्वर्ज करती, ना कि पैरेलल रहती बाद में भी, है ना। तो ये नहीं हो सकता। सेम गोज विद द कॉन्केव लेंस। अगर इसके अंदर बॉक्स के हमने कुछ इस तरह से कॉन्केव लेंस को रखा होता तब भी क्या होता, लाइट की रेज आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस इस तरह से डाइवर्ज कर जाती, तब भी वो पैरेलल इस तरह से मर्ज आउट ना करती। तो इतना तो श्योर है कि लेंसेज में से कोई नहीं हो सकता। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शंस बाहर हैं। क्या प्रिज्म हो सकता है इस बॉक्स के अंदर? द आंसर इज नो। देखो, अगर प्रिज्म होता तो क्या होता था, लेट्स से दो लाइट की रेस जो है वो इस तरह से इंसिडेंट आप करवा रहे हो दो पॉइंट्स के ऊपर, वन इज दिस, अनदर वन इज दिस। इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर हमने नॉर्मल को ड्रॉ किया कुछ इस तरह से। अब लाइट पहले तो रेयरर मीडियम से डेंसर में जा रही है, तो इसका मतलब टूवर्ड्स द नॉर्मल वो बेंड करेगी, तो थोड़ा सा ही नीचे की तरफ इस तरह से बेंड हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ भी थोड़ा सा वो नीचे की तरफ बेंड कर जाएगी। दिस विल बी इट्स पाथ। एंड बाहर जब वो निकलेगी तो डेंसर से वो रेयर मीडियम में जा रही है, इट मीन्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी। अब यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, जिस तरह से होंगे नॉर्मल। अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल का मतलब क्या है, ये और ज़्यादा नीचे की तरफ बेंड करने वाली है। ये कुछ ऐसे और ये कुछ इस तरह से। तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है फॉर द केस ऑफ प्रिज्म। अच्छा, अगर ये दोनों रेज आपस में पैरेलल हैं तो ये तो श्योर है कि ये इमर्जेंट रेज भी आपस में तो पैरेलल होंगी, फॉर श्योर। बट क्या इमर्जेंट और जो इंसिडेंट रेज है, दिस इज इंसिडेंट, दिस इज इमर्जेंट वन, क्या ये दोनों आपस में पैरेलल हैं? नहीं। ठीक है, इट मीन्स ये प्रिज्म इसके अंदर नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पे ये दोनों रेज आपस में भी क्या दिखा रखी हैं, पैरेलल दिखा रखी हैं। तो प्रिज्म वाला ऑप्शन भी बाहर है। सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ग्लास स्लैब भी बिल्कुल इस तरह से सीधा नहीं रखी होगी, बिकॉज अगर ऐसा रखा होता तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बनेगा, 0। और ऐसे केस में बिल्कुल भी रिफ्रैक्शन आपको देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, रिफ्रैक्शन देखने को आपको तब मिलती है जब कुछ इस तरह से लाइट रेज या तो टेढ़ा एंटर कर रही हैं ग्लास स्लैब में, या हो सकता है ग्लास स्लैब ही टेढ़ी रखी हो। ठीक है, अगर ग्लास स्लैब को कुछ इस तरह से रखा जाएगा, ओनली देन इट इज पॉसिबल कि जो लाइट रेज हैं इस तरह से बेंड होके आफ्टर ऑल सी एंड डी पॉइंट से बाहर निकले। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्योंकि ये क्वेश्चन है, ये भी काफी सिमिलर है पिछले क्वेश्चन की जैसे ही। एक बॉक्स है, उसमें बहुत सारे होल्स हैं यहाँ पे, और वहाँ से बहुत सारी रेस को आप
इंसिडेंट करवा रहे हो एंड दीज आर द इमर्जेंट बीम्स ऑफ लाइट। अब इस पर्टिकुलर बॉक्स में क्या रखा हो सकता है कि इस तरह से लाइट की रेस बाहर निकल रही है। कौन से ऑप्शंस बिल्कुल नहीं हो सकते? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बिल्कुल नहीं हो सकती, हमने देखा ही है। अगर सीधा रखा होता तो बिल्कुल सीधा निकल जाती रेस। अगर इसको कुछ इस तरह से भी रखेंगे तब भी इस तरह से तो लाइट रेज इमर्ज नहीं होंगी। आप देख रहे हो क्या है यहाँ पे, पहले तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके ऐसा लग रहा है कि इकट्ठी हो रही है लाइट की रेज एंड देन यहाँ से इस तरह से इधर को अपना पाथ कंटिन्यू कर रही है। तो पहला तो काम ये है कि इन पैरेलल लाइट की रेस को कोई ऐसी चीज हम यहाँ पे प्लेस करें जो इनको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करवाए, इस तरह से कन्वर्ज करवाए। उस केस के लिए ऑब्वियसली हमें कन्वर्जिंग लेंस चाहिए होगा, जो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। बेसिकली यहाँ पे क्या है, इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस को रखा गया एंड लाइट की रेस यहाँ तक तो बिल्कुल इस तरह से आ रही हैं एंड रिफ्रैक्शन के बाद बेसिकली वो यहाँ पे इस तरह से मीट कर रही हैं एंड देन जिधर भी वो जा रही हैं उस पर्टिकुलर पाथ को कंटिन्यू कर रही हैं। तो इट इज क्लियर दैट ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? जस्ट रिलेट किया हुआ है पावर एंड फोकल लेंथ को इन क्वेश्चंस में। तो देखो, पावर इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर पॉजिटिव, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव तो पावर नेगेटिव, जस्ट रेसिप्रोकल ही तो है। ऑप्शंस को अगर हम देखते हैं तो अच्छा, दो केसेस तो ऐसे हैं जिसमें फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है तो पावर नेगेटिव बता रखी है, ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, राइट? अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव ही निकल के आएगी। 1 को अगर आप 3 से लेट्स सपोज डिवाइड करते हो तो 0.33, आप देख रहे हो अगर ये नंबर पॉजिटिव हो तो ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है? तो बी ऑप्शन डज नॉट मेक एनी सेंस। सिमिलरली ऑप्शन डी ऑल्सो डज नॉट मेक एनी सेंस। फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है तो पावर नेगेटिव नहीं हो सकती, दो ऑप्शंस तो वैसे ही बाहर है। देन पहला और तीसरा, इनमें से कौन सा सही होने वाला है? फॉर दैट वी मस्ट नो कि किस लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, किसकी नेगेटिव होती है। जो कॉन्वेक्स लेंस है, बिकॉज ये कॉन्वर्जिंग लेंस होता है, इसके केस में इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। और जो कॉनकेव लेंस है, बिकॉज ये डाइवर्जिंग लेंस है, इसके लिए जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है पावर भी पॉजिटिव होगी, जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है पावर भी नेगेटिव होगी। अब देख लो कौन सा ऑप्शन सही बनता है। ऑप्शन ए से कॉन्वेक्स लेंस के केस में दोनों चीजें पॉजिटिव हैं, बिल्कुल ऐसा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन सी से कॉनकेव लेंस के लिए दोनों चीजें पॉजिटिव हैं, जो कि ऐसा नहीं होता। कॉनकेव लेंस के लिए दोनों क्वांटिटीज नेगेटिव होती हैं, तो ऑप्शन सी इज रॉन्ग आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाइन्थ वन, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द रियर व्यू मिरर फिटेड इन द व्हीकल। कौन सा वो मिरर होता है? दैट इज द कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है? कॉन्वेक्स मिरर की जो मैग्निफिकेशन है वो कैसी होती है, ये आपसे पूछा गया। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटे साइज की इमेजेस बनाता है, इतना तो हमें पता है, राइट? दैट्स वाई इसको रियर व्यू मिरर के तौर पे यूज करते हैं, सो दैट एक बहुत बड़ा लेट्स से रेंज ऑफ व्यू हमें प्रोवाइड करे। दैट मीन्स कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो मैग्निफिकेशन होती है दैट इज बेसिकली लेस देन 1। मैग्निफिकेशन लेस देन मतलब लेस देन 1 का क्या मतलब है यहाँ पे, कि जो एच डैश बाई एच है, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसकी जो रेशियो होती है दैट इज लेस देन 1, राइट? सो मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, ऑप्शन पहला है वो सही हो जाने वाला है। Rays from the sun converge at 0.15 centimeters in front of a concave mirror. कॉन्केव मिरर 15 सेंटीमीटर दूर खुद से कन्वर्ज कर रहा है सन की रेस को। सन की रेस इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस से जो रेज आती हैं वो पैरेलल आती हैं एक दूसरे के, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दे कन्वर्ज एट फोकस। इट मीन्स इनडायरेक्टली आपको फोकस बता रखा है उस मिरर का 15 सेंटीमीटर्स दूर है। लेट्स से दिस इज द मिरर, ओके? अगर ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पॉइंट है फोकस, दिस इज द पोल, तो ये वाली जो लेंथ है दिस इज गिवन 15 सेंटीमीटर्स, और आई कैन राइट फोकल लेंथ जो है वो आपको बता रखी है -15 सेंटीमीटर्स, -5, बिकॉज ये लेफ्ट साइड पे है जो इसका फोकस है पोल के कंपैरिजन में, ठीक है? अब आपसे पूछा गया है कि अगर हमें एक ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है, और बनानी भी कैसी है कि जो इमेज है वो सेम साइज की बने जितना साइज ऑब्जेक्ट का है, तो हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा? कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स पता होने चाहिए बस ऐसे आंसर्स, ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। हमने पढ़ा हुआ है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो जो इसकी इमेज बनती है बिल्कुल इसी के नीचे इसी पोजीशन पे बनेगी और सेम साइज की बनेगी जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा। तो ये वाला आपको बेसिकली डिस्टेंस बताना है इस क्वेश्चन में। अब
एफ से लेके पी तक की जो डिस्टेंस है वो बिकॉज 15 सेंटीमीटर्स है, तो जो ये डिस्टेंस है ये डबल होता है, राइट? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। इसका मतलब अगर ये 15 सेंटीमीटर्स है तो ये पूरा जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर्स, और आई कैन राइट रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग है और वो आपसे बहुत दूर है, अगर उस बिल्डिंग की हम फुल लेंथ इमेज को देखना चाहते हैं तो इनमें से किस तरह का मिरर यूज करना प्रेफर करेंगे? सबसे जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो हम चूज करेंगे इन चारों में से। तो कौन सा ऑप्शन पहले हम बाहर करेंगे? देखो, प्लेन मिरर हम नहीं यूज करना चाहेंगे। द रीजन बीइंग बिकॉज प्लेन मिरर हमेशा सेम साइज की इमेजेस को फॉर्म करता है। जैसा साइज ऑब्जेक्ट का होता है वैसा ही साइज इमेज का होता है। इसका मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 रहती है इसके केस में, +1। इसको हम नहीं यूज करना चाहेंगे बिकॉज अगर बहुत ही टॉल बिल्डिंग है तो उसको देखने के लिए मिरर का साइज भी हमें बहुत ही बड़ा यूज करना पड़ेगा। करने को कर सकते हैं बट बहुत ज्यादा कन्वीनियंट नहीं है, ये कहने का मतलब है। ठीक है? और कौन सा ऑप्शन हो सकता है जो हम डिस्कार्ड कर सकते हैं? ऑप्शन डी में भी देखो प्लेन मिरर आ रहा है, इसको भी हम यूज नहीं करना चाहेंगे। दो ऑप्शन बचते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। इन दोनों के केस में देखो, ऑब्जेक्ट जब बहुत दूर है, डिस्टेंट वर्ड लिखा है, तो दोनों ही क्या करते हैं? डिमिनिश्ड इमेज को फॉर्म करते हैं, बहुत ही छोटे साइज की इमेज को फॉर्म करते हैं। डिमिनिश्ड इमेज, दैट मीन्स यूज करने को हम दोनों को यूज कर सकते हैं। दोनों एक डिमिनिश्ड इमेज बना देंगे, हमें फुल लेंथ इमेज देखने को मिल जाएगी उस बहुत ही लंबी बिल्डिंग की। बट अगेन इन दोनों में से अगर हमें एक यूज करना हो, एक चूज करना हो ऑप्शन, तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट रहने वाला है? कॉन्वेक्स मिरर, बिकॉज ये सीधी इमेज बनाएगा, इरेक्ट इमेज को फॉर्म करेगा, राइट? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी और डिमिनिश भी बनेगी। इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ द व्हीकल्स, द बल्ब इज प्लेस्ड एट विच पोजिशन? फर्स्टली वी मस्ट नो कि जो ये तीनों चीजें हैं इनकी शेप किस तरह की होती है? कॉनकेव। तो एक तरह से कॉनकेव मिरर का काम ही कर रही है ना? टॉर्च को अगर आप अंदर से देखोगे तो इस तरह से वो हॉलो सी होती है, लाइक अ केव, राइट? सेम गोज फॉर ऑल द अदर थिंग्स। लेट्स क्विकली ड्रॉ अ कॉनकेव मिरर, राइट? दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ कहीं इसका फोकस है, तो बल्ब को हम कहाँ लगाना पसंद करेंगे? हम फोकस पे रखना पसंद करेंगे। बिकॉज अगर बल्ब यहाँ पर होगा, फोकस पॉइंट पे होगा, तो लाइट की जितनी भी रेज यहाँ पे इस मिरर के ऊपर स्ट्राइक करेंगी, वो सभी की सभी रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाने वाली हैं, कुछ इस तरह से, राइट? दिस वी हैव स्टडीड इन द रे डायग्राम्स। तो ऐसा करने से क्या होता है कि जो ये रेज हैं, जितनी भी लाइट की रेज हैं, बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं विदाउट डाइवर्जिंग। ओके, अगर फोकस की अलावा कहीं और अगर आप बल्ब लगा दोगे, मान लो यहाँ पे कहीं पे लगा दिया, यहाँ पे कहीं पे लगा दिया, तो ये सारी लाइट की रेज पैरेलल नहीं जाएंगी ऑब्वियसली, एंड डाइवर्ज करेंगी और बहुत दूर तक हो सकता है आपको देखने में डिफिकल्टी आए। ठीक है? तो ऐसा ना हो सके, इस वजह से लाइट को हमेशा फोकस पॉइंट पे लगाया जाता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, आई गेस वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस ऑफ this particular chapter's example problems. The laws of reflection hold good for इस टाइप के मिरर के लिए, एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज हर एक तरह के मिरर के लिए, इवन मिरर वर्ड को भी जरूरी नहीं है अब लिखना, हर एक टाइप की सरफेस के लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज गुड होल्ड करते हैं, हमेशा ट्रू रहेगा। फॉर एग्जाम्पल एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहती है, फिर चाहे वो मिरर है, चाहे एक पॉलिश्ड सरफेस है, चाहे वो एक रफ सरफेस ही क्यों ना हो, तब भी ये चीज़ हमेशा ट्रू रहने वाली है। सिमिलरली जो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी हमेशा ट्रू रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द सरफेस, राइट? दैट इज द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों चीज़ें हमेशा सेम ही प्लेन में लाई करती हैं। ये चीज़ भी हर एक तरह की सरफेस के लिए वैलिड है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इस लाइट का कौन सा पाथ इस डायग्राम में सही शो कर रखा है। अब देखो, लाइट बिकॉज हर केस में ए बी सी डी में ओब्लिकली हिट कर रही है। ओब्लिकली का मतलब इस तरह से आ रही है, टेढ़ा, सीधा इस तरह से हिट नहीं कर रही कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 रहे। अगर तो इस तरह से हिट करती फिर तो ऑब्वियसली बिना बेंड हुए सीधा निकल जाती, फिर तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमें देखने को मिलती ही नहीं, बेंडिंग ऑफ लाइट होती नहीं, राइट? बट
सभी केसेस में ओब्लिकली लाइट हिट कर रही है, इट मीन्स हमें 2 बार रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखने को मिलेगी। एक तो यहाँ पे जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी, और दूसरी बार यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब लाइट डेंसर से निकल के फिर से रेयरर मीडियम में एंटर करेगी। तो इसका मतलब लाइट 2 बार अपना पाथ चेंज करेगी, 2 बार वो बेंड करेगी। यहाँ तो देखो बेंडिंग ऑफ लाइट हो ही नहीं रही है यहाँ भी बेंडिंग ऑफ लाइट उसने शो नहीं करी, दैट मीन्स ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ आप देख रहे हो बेंडिंग ऑफ लाइट हुई ही नहीं, डायरेक्टली गलत। सिमिलरली यहाँ बेंडिंग ऑफ लाइट हो नहीं रही है, ये भी गलत। ऑप्शन बचता ही एक है, ज़्यादा दिमाग भी इवन लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, बिकॉज ऑप्शंस बहुत आसान है। राइट अगर ऑप्शंस को थोड़ा सा डिफिकल्ट करना हो तो कुछ ना कुछ ऐसा किया जा सकता था कि लाइट की बेंडिंग अलग अलग डायरेक्शन में की जा सके। मान लो इधर कुछ शो कर देता है ना, इधर भी कुछ ना कुछ शो कर देते कि लाइट थोड़ा सा बेंड होके किसी तरह से आ रही है, देन थोड़ा सा ये और डिफिकल्ट बन सकता था। बट अगर वैसा भी होता, वी जस्ट हैव टू अप्लाई दिस लॉजिक कि रेयर से डेंसर में जब लाइट जाएगी, यहाँ पे देखो नॉर्मल ड्रॉ कर लो, रेयर से डेंसर में जाएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, सीधा निकलती अगर रिफ्रैक्शन ना होती, बट थोड़ा सा नॉर्मल के टूवर्ड्स वो बेंड हो गई, लेफ्ट साइड की तरफ बेंड हो गई, आप देख रहे हो। तो ये बिल्कुल सही है। सिमिलरली जब वो डेंसर से रेयर में निकलेगी, बाहर जाएगी, तो अगेन वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी। अगर रिफ्रैक्शन ना होती तो देख रहे हो इस तरफ जाती, बट अब नॉर्मल से दूर जाने का क्या मतलब है, इधर से अ, इधर पाथ लेके फिर वो बाहर निकलने वाली है, तो कुछ इस तरह का उसका पाथ है। ठीक है, दिस डायग्राम इज कंप्लीटली करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में देखो आपके पास 4 अलग अलग सब्सटेंसेस दिए गए हैं, वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन एंड कैरोसिन, एंड आपसे पूछा है अगर इन चारों पे आप लाइट को इंसिडेंट करते हो ओब्लिकली एट द सेम एंगल, देन किस केस में लाइट सबसे ज्यादा बेंड करेगी, लाइट की रिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा किस केस में होगी, ये आपसे पूछा गया है। देखो लाइट की रिफ्रैक्शन बेसिकली डिपेंड करती है ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। तो अगर हमें ये पता हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मटेरियल का सबसे ज़्यादा है, तो हमें ये भी पता होगा दैट एक्सटेंट ऑफ रिफ्रैक्शन या एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट किस में ज़्यादा होगा। ठीक है, इनमें से किस पर्टिकुलर सब्सटेंस का, किस चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है। आंसर इज ग्लिसरीन, ग्लिसरीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा इन चारों में से, तो इस वजह से लाइट सबसे ज़्यादा बेंड करेगी ग्लिसरीन में। विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम्स इज करेक्ट फॉर द कॉन्केव मिरर एज शोन इन द फिगर 10.6। दिस इज द क्वेश्चन, एंड आपके पास इसके रिलेटेड 4 ऑप्शन हैं, फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी, फिगर डी। इन चारों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन है क्या, देखो लाइट आ रही है बिल्कुल पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास करेगी, दिस यू हैव टू टेल। अगर रूल्स पढ़े हैं तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फोकस से वो पास करती है। जो भी लाइट रही पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, टकराने के बाद रिफ्लेक्शन करने के बाद वो इस तरह से फोकस से पास होकर निकलेगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सिमिलर क्वेश्चन है ये भी, देखो लाइट अब फोकस से पास होती हुई आ रही है, यहाँ पे आपके पास कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, तो यहाँ से बाद रिफ्रैक्शन के बाद लाइट किधर जाएगी, इन वेरी इजी, बिल्कुल इस तरह से जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जस्ट आपको रूल्स याद होने चाहिए। लाइट अगर फोकस से पास होती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल निकलती है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाने वाला है, ऑप्शन नंबर 1, फिगर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा है जो कि एक मैजिक मिरर के सामने खड़ा है। मैजिक मिरर क्यों बोला जा रहा है, बिकॉज जब वो उसको मिरर में देख रहा है अपनी इमेज को, तो हेड उसको बहुत बड़ा नजर आ रहा है, मिडल पोर्शन जो उसकी बॉडी का है सेम साइज का नजर आता है, लेकिन लेग्स बहुत छोटी नजर आती हैं। तो वो जो मिरर है, मैजिक मिरर किस तरह से बनाया गया है वो आपको बताना है। लेट्स सी, हेड बिकॉज बड़े साइज का नजर आ रहा है, तो कौन सा मिरर नहीं हो सकता उसके टॉप मोस्ट पार्ट में, प्लेन मिरर तो बिल्कुल बड़े साइज की इमेज नहीं बनाता, सेम साइज की बनाता है। सिमिलरली जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो भी बड़े साइज की इमेज नहीं बना सकता। इसका मतलब उस मिरर का, लेट्स इस तरह से 3 पार्ट्स में वो डिवाइड कर दो आप, राइट, जो टॉप मोस्ट पार्ट है वो पक्का किस चीज का बना होगा, कॉनकेव मिरर का बना होगा। तो सिर्फ कॉनकेव मिरर ही है जो इन सम केसेस क्या बना सकता है, बड़े साइज की इमेजेस को फॉर्म कर सकता है। कॉनकेव इसी में सबसे पहले देखो, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होने वाला है, बाकी भी देख लेते हैं। बट मिडल पोर्शन बिकॉज सेम साइज का नजर आ रहा है, इसका मतलब जो मिडल पोर्शन है इट मस्ट बी प्लेन मिरर। एंड सिमिलरली जो लोअर पोर्शन है, जो लेग्स हैं उसको बहुत छोटी नजर आ रही हैं, तो इट कुड बी कॉन्वेक्स। इस पर्टिकुलर ऑप्शन के साथ वो देखो मैच कर रहा है, कॉनकेव, प्लेन, कॉन्वेक्स। बाय द वे होने को तो जो ये मिरर का लोअर पोर्शन है ये कॉनकेव भी हो सकता था,
कॉनकेव भी इन सम केसेस छोटे साइज के इमेजेस को फॉर्म करता है, बट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस ओनली ऑप्शन जो सी है वो मैच कर रहा है इस पर्टिकुलर ऑर्डर से, ठीक है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग ये कॉन्वेक्स रहा होगा, कॉनकेव नहीं रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। In which of the following the image of object placed at infinity will be highly diminished and point sized? देखो सिर्फ एक प्लेन मिरर ही ऐसा है जो हमेशा सेम साइज के इमेजेस को फॉर्म करता है, जितना साइज ऑब्जेक्ट का होता है उतना ही साइज इमेज का बनाता है, irrespective ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। चाहे वो पास हो चाहे दूर हो उतनी ही साइज की इमेज को वो फॉर्म करेगा। बट उसके अलावा कोई सा भी मिरर आप ले लो, स्फेरिकल मिरर्स में हम बात कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, चाहे कोई लेंस हो, कॉनकेव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है, हमेशा बहुत ही छोटी सी पॉइंट साइज्ड एंड डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर।